हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू रॉबिन सिंह एजुकेशन पॉइंट और मैं हूँ रॉबिन सिंह यादव। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामीण विकास के अगले एपिसोड के बारे में। इसके पहले मैंने 2 एपिसोड अपलोड कर दिया है। ग्रामीण विकास का जो बेसिक स्ट्रक्चर है आज वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। ग्रामीण विकास होता क्या है, इसका प्रारंभ कब से हुआ था, इसका ग्रामीण परिवेश में क्या योगदान है, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण अंग हैं, मतलब इसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, आज वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये लेखपाल के लिए अति महत्वपूर्ण एक विषय ही संबंधित है। जैसे लेखपाल के लिए जीएस का एक सेगमेंट है, उसी में एक पार्ट है ग्रामीण विकास का, जिससे अक्सर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ग्रामीण विकास के लेखपाल में पूछे जाते हैं और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से जो आप लेखपाल में पैमाइश वगैरह करते हैं वो सारी शब्दावलियाँ इसी ग्रामीण विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक से आती हैं। जैसे जरीब का क्या काम होता है, जरीब कहते किसे हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं इन्हीं में इसी सेगमेंट से प्राप्त होते हैं। तो हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे आज ग्रामीण विकास के बारे में। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका विकास या उद्भव कब से हुआ था, इसके मतलब जनक कौन थे, इसका विकास आखिर हुआ क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो सारे पॉइंट आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्रामीण विकास। भारत गाँव का देश कहलाता है, अतः भारत के सर्वांगीण विकास के लिए यह जरूरी है कि गाँव के विकास पर समुचित ध्यान दिया जाए। क्योंकि भारत में अधिकतर गांव हैं, अधिकतर लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो भारत के अगर विकास ज़रूरी है तो पहले विकास गाँव का करना होगा। गांधी जी भी ने कहा था कि अगर जब तक गाँवों का विकास नहीं कर सकते हम, तब तक भारत का एक सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। ग्राम विकास से अभिप्राय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेक न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित बनाना है। कहने का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, बहुत ही जिनकी आय बहुत ही कम है, बहुत ही न्यून है, जो लोग अपना खेती किसानी से करके काम चलाते हैं, अगर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है तो उनके विकास को थोड़ा बल दिया जाना चाहिए। उनका विकास हो तभी हम लोग कह सकते हैं कि ग्रामीणों का विकास हो रहा है। यह एक ऐसी व्यूह रचना है, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लोगों को एक विशिष्ट समूह निर्धन ग्रामीण के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए बनाई गई है। मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि जिससे ग्रामीण के लोग जो ग्रामीण परिवेश में निवास करते हैं उनके सामाजिक जीवन में और आर्थिक जीवन में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं या जो बाधाएं आती हैं, तो उनको विकास के बल दिया जा सके। मतलब उनको भी एक जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनकी मतलब पहुंच में वो लोग आ सकें। इसका उद्देश्य विकास के लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन की तलाश में लगे निर्धनतम लोगों तक पहुंचाना है। जो लोग बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही निर्धन हैं और अपना जीवन यापन की तलाश में लगे हुए हैं, तो उन तक ये मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना। जैसे आज के टाइम में भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं लॉन्च की हैं, ये इसी ग्रामीण विकास को, मतलब ग्राम परिवेश में जो लोग निर्धन हैं या जो लोग गरीब तबके के हैं, उन सबको एक समुचित अवसर प्रदान करने के लिए बहुत सारी ग्रामीण विकास की योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे अभी स्वरोजगार योजनाएं करके ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, आप लोग सुने होंगे इनके नाम, तो वो सभी प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत एक निश्चित ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता के सुधार के लिए प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग आता है। इसके अंतर्गत एक निश्चित ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रामीण क्षेत्रों की जो गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, चाहे वो प्राकृतिक तरीके से हो या मानवीय तरीके से हो, उनका उपयोग करना ही सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करना, स्ट्रक्चर को बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको मजबूत करना, चाहे वो मतलब आर्टिफिशियल तरीके से हो या नेचुरल तरीके से हो, ग्रामीणों तक सुख सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। बस मेन मोटिव इसका यही होता है।
और ये देखते हैं हम लोग कि ग्रामीण विकास का प्रारंभ कब से माना जाता है, कब से इसका स्टार्ट हुआ, कब से इसका मतलब है ना कि कब से शुरुआत की गई इसके। तो बेसिकली भारत गांव का देश कहा जाता है, ये बात सभी लोग जानते हैं कि भारत में अधिकतर गांव है, भारत को गांव का देश ही कहा जाता है। तो भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक गांव में कितने लोग रहते हैं। तो ऐसे करके भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं तथा 72.2% से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है बेसिकली। तो आप देख सकें कि लगभग 28% तक जो लोग हैं, हालांकि वो गांव के ही लोग हैं जो शहर में बसे हुए हैं, तो 28% के नियर अबव शहर में लोग रहते हैं। बाकी जो मेजोरिटी है 72.2% की, अधिकतर लोग गांव में ही निवास करते हैं। लगभग 121 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में केंद्र तथा राज्यों की सरकारें अनेक गांवों का विकास नहीं कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गांव, कस्बे, जिला, तहसील की अपनी आवश्यकताएं हैं। मतलब इन जो बेसिकली योजनाएं होती हैं इन सबों को गांव स्तर पर, कस्बे स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर लागू की जाती हैं ताकि लोगों को सभी सुख सुविधाएं जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं उनको मिल सके। सभी स्थानों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का धरातल भी समान नहीं होता है। बेसिकली किसी गांव का, जो गांव शहर से काफ़ी नज़दीक होते हैं थोड़ा डेवलप्ड होते हैं, जो उस गांव शहर से काफ़ी दूर होते हैं तो वहाँ तक सारी सुख सुविधाएँ पहुँचाना उतना आसान नहीं होता है। तो सांस्कृतिक विकास के धरातल के भी समान नहीं होते हैं। लोकतंत्री सरकारों का दायित्व काफ़ी बढ़ जाता है और वह जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। इसलिए शासन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। बिल्कुल, विकेंद्रीकरण जब तक सत्ता का नहीं होगा तो फिर ये होगा ना, तानाशाही स्टार्ट हो जाएगी कि हम कुछ भी करें सब सही है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये होता है कि प्रत्येक 5 वर्ष में जनता के द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कोरिया में किम जोन जैसा हम तानाशाह है तो हम कुछ भी करें, वहाँ पे कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता है। तो अपने यहाँ तो एक काफ़ी अच्छी सुविधा है कि हमारा देश लोकतंत्र है। तो यहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण भी आवश्यक है क्योंकि केंद्र की सरकारें सभी गाँव में नहीं पहुँच सकती हैं और यह भी संभव नहीं है कि सभी प्रकार के कार्यों का संबंध केंद्र सरकार से ही हो। ये सभी बातें यह मांग करती हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। विकेंद्रीकरण का तात्पर्य होता है कि सेंट्रल के बाद स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो भी, मतलब विकेंद्रीकरण मतलब देखना द्विसदनीय व्यवस्था जैसे कह सकते हैं आप, कि सेंट्रल में एक पूरे देश का हो गया और जो उसके अंदर छोटे छोटे गांव हैं, मतलब गांव हैं, उन गांवों को बेसिकली राज्य के अंतर्गत घोषित किया जाता है। तो राज्य सरकारें अलग होती हैं और उससे ऊपर अगर है तो सेंट्रल केंद्र होती है। बेसिकली सभी गाँव में पहुँचने के लिए केंद्र सरकार तो पहुँच नहीं सकती है, तो वो राज्य सरकार से संपर्क करती है। राज्य सरकारें अपने अंतर्गत जो भी ज़िले हैं, ज़िले के माध्यम से तहसील, फिर कस्बे, गांव, वहाँ तक वैसे पहुँचती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है ग्राम। नगर की तुलना में ये निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के एक निवास को ग्राम कहते हैं। गांव एक मतलब लिमिटेड होता है, शहर तो काफ़ी बड़ा एरिया में हो सकता है लेकिन गांव एक लिमिटेड होता है कि यहाँ पर उतनी सारी सुख सुविधा नहीं, लेकिन फिर भी जीवन यापन अच्छे से हो जाता है। यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित होता है। बेसिकली मतलब एग्जाम से क्वेश्चन आएगा कि जो भौगोलिक क्षेत्र होता है ग्राम, वो किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो ऑप्शन रहेंगे उसमें, तो आप ऑप्शन राज्यपाल रहेगा तो वहाँ पर आप टिक लगाएंगे कि बेसिकली ये राज्य से संबंधित है। ओके, और राज्यों को मिला करके देश का निर्माण होता है। तो जो भौगोलिक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है वह राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित होता है। यहाँ बहुसंख्यक जनसंख्या प्राथमिक कार्यों से जुड़ी होती है। प्राथमिक कार्यों से ऐसा है कि अधिकतम लोग कृषि से संबंधित कार्यों पर ही निर्भर होते हैं। अभी इकोनॉमिक का एक टॉपिक है कि जो क्षेत्र होते हैं ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तो उसमें जो प्राथमिक क्षेत्र आता है वो कृषि के अंतर्गत ही आता है प्राथमिक क्षेत्र में। तो जो यहाँ पे अधिकतम जनसंख्या होती है गाँवों की, वो कृषि किसानी से ही जुड़ी होती है। अधिकतम लोग कृषि से संबंधित होते हैं और यहीं उनके जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन होता है, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, कीट पालन करना, बागवानी करना, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो किसान गांव के लोग बेसिकली अपने
नीड्स को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, जिनमें से अधिकतर लोग कृषि ही करते हैं। गांव का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ पर ग्राम शब्द का 13 बार उल्लेख किया गया है। ये पॉइंट आप याद रखें कि ग्राम शब्द का जो पहला उल्लेख है सर्वप्रथम वो ऋग्वेद में मिलता है। वेद 4 प्रकार के थे, जिसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। उसमें गांव शब्द का प्रथम बार उल्लेख किया गया है और 13 बार ग्राम शब्द का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं और लगभग 70 से 72% जनसंख्या गाँव में निवास करती हैं। एशिया का सबसे साफ सुथरा गाँव मलेनांग मेघालय में है। ये फैक्ट पॉइंट है जो आप लोग याद रखें और नोट डाउन भी करते चलें कि एशिया का सबसे साफ सुथरा गाँव मलेनांग जो मेघालय में है, और भारत का पहला डिजिटल ग्राम अकोदरा गुजरात में है, जहाँ पे सारा कुछ डिजिटलाइज हो गया है। एशिया का पहला ग्रीन विलेज खोनोमा नागालैंड में है। ये पूर्वोत्तर भारत में है। नागालैंड का खोनोमा विलेज जो है वो एशिया का पहला ग्रीन विलेज है। और एशिया का सबसे साफ सुथरा विलेज जो है वो मलेनांग मेघालय में है। अगला पॉइंट है कि भारत का जो पहला डिजिटल ग्राम है अकोदरा में गुजरात में है। वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव वियान, ये बांदीपोरा जम्मू कश्मीर में है। और सौर ऊर्जा पर आधारित पहला गांव बैतूल मध्य प्रदेश का है। तो ये 5-6 पॉइंट है, आप लोग इसे नोट डाउन करते चलें। मैं मार्क कर दे रहा हूँ। एक हो गया कि एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव मलेनांग मेघालय, फिर एशिया का पहला डिजिटल गांव अकोदरा गुजरात, एशिया का पहला ग्रीन विलेज खोनोमा नागालैंड, और सौर ऊर्जा का पहला आधारित गांव बैतूल मध्य प्रदेश। ये फैक्ट पॉइंट है जो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करें। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। ग्रामीण क्षेत्र की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, जो ग्रामीण परिवेश से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं जैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है कि ग्राम होता क्या है, ठीक है ना। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक लेवल, जो भी है ये सब वर्डिंग है। तो इन वर्डों को हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब होते क्या है। तो पहला पॉइंट है कि ग्राम, ये राज्यपाल द्वारा अधिसूचित एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसे ग्राम कहा जाता है। ग्राम सभा क्या होते हैं? तो ग्राम सभा को कह सकते हैं कि इस अधिसूचित निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनका नाम चुनाव नामावली या वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हो, उसे ग्राम सभा कहा जाता है। आप लोग के गांव में जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है वो एक ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। ग्राम सभा में एक बड़ा सा गांव हो सकता है, या एक ग्राम सभा के अंतर्गत 2 या 3 छोटे छोटे गांव हो सकते हैं, जिसे आप लोग मतलब कस्बे के टाइप कह सकते हैं कि 3-4 कस्बों को मिलाकर के एक ग्राम सभा का निर्माण होता है। तो ऐसा बेसिकली अपने भारत देश में कई जगह देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है कि ग्राम पंचायत समिति, ये क्या होती है? तो ग्राम सभा में निवास करने वाले चुनाव नामावली में रजिस्टर्ड व्यक्तियों के समूह द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई ग्राम स्तर की स्वायत्त संस्था, जिसे संविधान द्वारा शक्तियाँ प्राप्त हैं, ग्राम पंचायत समिति कहलाती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज, ये क्या होते हैं? स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य है उस शासन की प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य यही है कि जो लोग मतलब गांव के लोगों को एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है, जैसे आप लोग ग्राम प्रधान कह सकते हैं या मुखिया कह सकते हैं, सरपंच कह सकते हैं। तो उन लोगों को ग्राम स्तर पर चुना जाता है और वो लोग आपस की जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए उनको कुछ संविधान के द्वारा शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं, जिसके तहत वो लोग अपना काम मतलब छोटे लेवल पर कर सकते हैं। जो भी समस्याएं होती हैं उनको समाधान कर सकते हैं। जब बात वहाँ नहीं बनती है तो फिर उसके ऊपर का कार्य किया जाता है।
भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अस्तित्व प्राचीन भारत के मौर्य काल से ही रहा है। ये इतिहास, मतलब इतिहास से संबंधित, कि इसे इतिहास कब से माना जाता है, तो प्राचीन काल भारत में मौर्य काल से स्थानीय स्वशासन का उद्भव हुआ था। मध्यकाल में मुगलों के अधीन भी ये संस्थाएं अस्तित्व में रहीं। आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन द्वारा भी स्थानीय स्वशासन के लिए कुछ प्रयास किए गए थे। मतलब इसका जो शुरुआत हुआ था वो मौर्य काल से हुआ था। उसके बाद मुगलों ने भी इसको हटाया नहीं था, बल्कि कंटिन्यू ही रखा। ब्रिटिश सरकार ने भी इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश की थी और कंटिन्यू रहा भी था। वर्ष 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा, ये पॉइंट याद रखें आप, वर्ष 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान किया गया तथा 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक व वित्तीय स्वायत्तता प्रदान किया। वर्ष 1882 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके द्वारा पूरे देश में उपखंड अथवा तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया गया। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1882 में उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन, इन्होंने एक स्थानीय स्वशासन के लिए प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पूरे देश के लिए उपखंड या तालुका बोर्ड एवं जिला बोर्ड को स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि इस जो स्थानीय स्वशासन दिया गया था लॉर्ड रिपन जी के द्वारा, इसको स्थानीय स्वशासन का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है तथा लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लें कि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा क्या था, या स्थानीय स्वशासन को जो उसके लिए कमेटी बनाई गई थी जिसके द्वारा जिला बोर्ड का गठन किया गया था, तालुका बोर्ड का गठन किया गया था, वो कब पारित किया गया था। तो इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला, 1882 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय जो थे वायसराय लॉर्ड रिपन जी, उनके द्वारा एक स्थानीय स्वशासन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, जिससे पूरे देश में तालुका बोर्ड या जिला बोर्ड का स्थापित करने का सुझाव दिया गया। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया और लॉर्ड रिपन जी को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ये पॉइंट काफ़ी याद रखें आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि वर्ष 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। अनुसूची के अंतर्गत जैसे संघ सूची में विषय आते हैं, राज्य सूची के विषय आते हैं, समूची सूची के विषय आते हैं, तो जो ये स्थानीय स्वशासन है इसे राज्य सूची का विषय बना दिया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया और इसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई तथा SK डे को इसका मंत्री बनाया गया। ठीक है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी का एक विज़न था कि पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जाए, उसे बल देने के लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया तथा इसके जो मंत्री बनाए गए थे SK डे जी को बनाया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, ये पॉइंट याद रखें आप लोग, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तथा उसमें जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। इसे बलवंत राय मेहता समिति भी कहते हैं।
बलवंत राय जी के अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया गया, सामने क्वेश्चन आता है कि ग्रामोद्धार समिति का संबंध किस व्यक्ति से है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि ग्रामोद्धार समिति का संबंध किस व्यक्ति से है। तो ऑप्शन रहेंगे उसमें बलवंत राय मेहता, और उसके बाद अशोक मेहता, SKD जी, एक कोई और नाम दे देगा। तो उसमें आप लोग याद रखें कि ग्रामोद्धार जो समिति है उसका संबंध बलवंत राय मेहता जी से है, जो वर्ष 1957 ईस्वी में लाई गई थी। बलवंत राय मेहता जी ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश को स्वीकार करते हुए पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के रूप में सिफारिश की। इसलिए बलवंत राय मेहता जी को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार कहा जाता है। एक पॉइंट यह भी मिल गया कि बलवंत राय मेहता जी को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार कहा जाता है। ठीक है। और एक अगला पॉइंट है कि ग्रामोद्धार समिति का संबंध किससे है, तो भी हो जाएगा कि बलवंत राय मेहता जी से है। हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में 1958 में पंचायती राज व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था, लेकिन भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की। जो सर्वप्रथम लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था, ये एक प्रैक्टिकल के तौर पे था वर्ष 1958 ईस्वी में आंध्र प्रदेश से शुरू किया था, लेकिन जो इसका आधिकारिक मतलब अनाउंसमेंट किया गया था वो 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर को बेसिकली गांधी जयंती होती है। तो ये गांधी जी का ही विज़न था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे गाँव से सुचारू रूप से लागू किया जाए, गाँव का विकास किया जाए। तो उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 को उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले से में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को औपचारिक शुरुआत की। अतः राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई। तो एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि भारत का वह कौन सा मतलब जिला है जहाँ से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन में आप लोग नागौर राजस्थान को ही लगाइएगा, आंध्र प्रदेश में नहीं। ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। पीके थुंगन समिति, ये भी मतलब पंचायती राज के बारे में इनका भी काफ़ी योगदान रहा है। तो पीके थुंगन समिति, यह समिति आई थी वर्ष 1988 ईस्वी में। 1988 में पीके थुंगन समिति का गठन पंचायती संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया था। पहले जो बलवंत राय मेहता समिति आई थी ये आई थी 1957 ईस्वी में। तो उसके बाद लगभग 67 लगभग 31 वर्ष के बाद उस समिति में क्या खामियां आई या क्या उसमें सुधार करना है, तो उसके लिए पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था। तो 1988 में पीके थुंगन समिति का गठन पंचायती संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया था। थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। जो समिति बनी थी वर्ष 1957 में बलवंत राय जी के द्वारा, उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन जो पीके थुंगन समिति बनी 1988 में, तो उन्होंने सुझाव दिया कि जो ये समिति पंचायती राज संस्था है इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे इसे और इसके द्वारा जो विकास किया जाना है गाँव को, उसको और बल मिल सके। वर्ष 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायतों के सुधार व सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वर्ष 1989 में राजीव गांधी जी, उन्होंने इस समिति के सुझाव को समझा, परखा और
उन्होंने भी काफ़ी मतलब इसमें रुचि दिखाई कि हाँ गाँव का विकास होना चाहिए, गाँव का सुधार होना चाहिए। उसमें उन्होंने काफ़ी रुचि ली तथा सिंधवी और थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधक विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा द्वारा नामंजूर किए जाने के कारण विधेयक समाप्त हो गया। यदि कोई भी संशोधन आप कोई भी विधेयक आप संशोधन विधेयक है या कोई भी कानून बनाते हैं तो उसे सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है। लोकसभा में अगर आपकी बहुमत है तो आराम से मेजोरिटी के साथ पास हो जाएगा, लेकिन उसको राज्यसभा में भी पास होना अति आवश्यक है। अगर वहाँ पे नहीं पास होता है तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। अभी कृषि कानून बिल था, CAA था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो थे, ये सभी पहले लोकसभा में पारित किए गए, फिर राज्यसभा से भी पारित होकर फाइनली राष्ट्रपति के द्वारा इसे कानूनी रूप से संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये बिल जो था वर्ष 1989 में उस समय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, इन्होंने 64वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया। वहाँ तो उनकी सरकार मतलब मेजोरिटी थी तो वहाँ पास हो गए लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में ये बिल को नामंजूर किए जाने के कारण ये विधेयक समाप्त हो गया था। तत्पश्चात पंचायतों संबंधित प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव तथा 7वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा ने क्रमशः 22 एवं 23 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया। 1989 के बाद 3 वर्ष के बाद उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री PV नरसिम्हा राव जी, इन्होंने 7वां संविधान संशोधक विधेयक संसद में लाया। सॉरी 7वां नहीं है, यहाँ पर प्रिंट गलत हो गया कुछ, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कमेंट पिन कर दूंगा इस पर क्या वर्ड था, मुझे एक्चुअली याद नहीं अभी। तो जो PV नरसिम्हा राव जी थे, इन्होंने एक संविधान संशोधन विधेयक लाया, जिसके लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 और राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को पारित किया गया। 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने पर 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सम्मति प्रदान कर दी और 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। ओके, ये जो ऊपर पॉइंट है ये 7 नहीं है, यहाँ पे 73वां होना चाहिए। वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा ये मतलब जो पहले 1989 में फेल हो गया था, जो विधेयक लाया गया था राजीव गांधी जी के द्वारा, वो 73वें संविधान संशोधन के तहत श्री PV नरसिम्हा राव जी के द्वारा लाया गया और फाइनली ये विधेयक 24 अप्रैल 1993 ईस्वी से पूरे देश में लागू किया गया। आइए जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था उसके तहत क्या क्या मुख्य बिंदु थे, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। जब ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि नया जो पहले मतलब बेसिकली पुराना ढांचा चल रहा था उसमें एक नए युग का शुरुआत होता है ना, कि आज से कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम शुरुआत इसकी 1992 से ये लागू किया गया, तो इसके अंदर देश में एक अलग ही जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसके ढांचे में एक नया ऐड हो गया, नए फीचर्स ऐड हो, कह सकते हैं कि एक नया फंक्शन ऐड हो गया और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद संख्या 243 से अनुच्छेद संख्या 243 ओ तक और 11वीं अनुसूची को जो मतलब भाग 9 को पुनः स्थापित किया गया। इसमें 16 नए अनुच्छेद को जोड़ा गया तथा जो इसको ऐड किया गया ग्राम पंचायत को, ये 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। भारत के जो संविधान उसमें 12 अनुसूची हैं, तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत तथा 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत की व्यवस्था की गई है।
तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद जो 243 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया है, तो उसी में 243 के से लेकर 243 ओ तक जो है वहाँ तक व्यवस्था की गई है 16 नए अनुच्छेदों को जोड़ करके। इसके द्वारा पंचायतों का गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अहर्ताएँ एवं निहर्ताएँ, पंचायतों के शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व आदि के लिए प्रदान किए गए हैं। जब इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया, ये मतलब ग्राम पंचायत को, पंचायती राज व्यवस्था को, तो इसको एक होता है ना कि अगर संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, इसको कहाँ पे आप व्यवस्थित करेंगे, कहाँ पे रखेंगे, तो इसको संविधान के भाग 9 में रखा गया। इसमें नए 16 अनुच्छेद ऐड किए गए। ग्राम पंचायत का जो विवरण दिया गया है वो अनुसूची 11 में दिया गया है। इसके तहत इसे कुछ अधिकार प्राप्त हुए होंगे, तो अधिकारों में इसका गठन कैसे किया जाएगा, इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, इसके सदस्य जो हैं जो चुनाव लड़ेंगे उनकी योग्यताएं क्या होगी, ठीक है, इनकी शक्तियाँ क्या दी जाएंगी। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये जब तक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, इसके पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया इन सभी को ये शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। पंचायती राज व्यवस्था, अगला पॉइंट होगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है उसकी समितियां जो बनाई गई थी वो कौन कौन सी समिति थी और उन समितियों का क्या क्या हमारी पंचायती राज व्यवस्थाओं में रोल है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब तक जो बनाई गई हैं वो लगभग 5 समितियां पंचायती राज व्यवस्था के लिए बनाई गई हैं भारत की स्वतंत्रता के बाद। पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति, ये 1956 में लाई गई थी, 1956 एंड स्टार्टिंग 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति प्रथम समिति थी जो ग्राम पंचायत से संबंधित थी, 1956 ईस्वी। दूसरी समिति आई अशोक मेहता समिति 1977 में। तीसरी समिति है पी वे के राव समिति, या 1985 में आई। एल.एम. सिंघवी समिति 1986, और अंतिम समिति जो आई थी पी के थुंगन समिति वर्ष 1988। ये 5 समितियां भारतीय इतिहास में अब तक आई हैं जो पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में कुछ न कुछ सुझाव अपना दी हैं। प्रथम समिति आई थी बलवंत राय मेहता समिति 1956, और जो अंतिम समिति आई थी पी के थुंगन समिति 1988। इन्होंने सुझाव दिया था कि जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। अगला पॉइंट है परीक्षा उपयोगी तथ्य, जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए ये पॉइंट बनाया गया है कि पहला पॉइंट है बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अथवा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया था। ये स्टेटमेंट में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन छिपे हैं। पहला तो ये कि बलवंत राय मेहता समिति जो है वो कितनी स्तरीय समिति थी, आपका आंसर होगा त्रिस्तरीय समिति। अशोक मेहता जो समिति थी वो 2 स्तरीय समिति थी, ठीक है, और जो पूरे भारत में सुचारू रूप से लागू की गई है वो बलवंत राय मेहता समिति है, त्रिस्तरीय समिति। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये कब लागू की गई, 2 अक्टूबर 1959 को। तीसरा कहाँ से, राजस्थान के नागौर जिले से। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो 4-5 क्वेश्चन बन गए कि पहली समिति कौन सी आई थी, बलवंत राय मेहता समिति वर्ष 1956 एंड स्टार्टिंग 57। तो आप कह सकते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति जो आएगी, ऑप्शन में जो भी आएगा 1956-57, तो आप लोग टिक मार सकते हैं। इसे 4 क्वेश्चन बन गए। अगला पॉइंट होगा कि अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय समिति, जिला परिषद व मंडल पंचायत, अशोक मेहता जी ने जो समिति आई थी उसके तहत द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था को सुझाव दिया गया था। जो तीसरी समिति आई थी एम.एल. सिंघवी व पी के थुंगन समिति ने, इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। इससे जो समितियों से संबंधित क्वेश्चन है, लगभग 3-4 समितियां भी आई थी,
उनसे 6 से 7 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए कि पहला क्वेश्चन बनेगा कि बलवंत राय मेहता समिति जो है वह कितनी स्तरीय समिति है। का आंसर होगा कि त्रिस्तरीय। अशोक मेहता समिति कितनी स्तरीय है? 2 स्तरीय। प्रथम बार जो लागू किया गया था राज्य व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, ये कहाँ लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। अच्छा, एम.एल. सिंघवी व पी.के. थुंगन समिति, इनका क्या कार्य था? तो यह आपका आंसर होगा कि ये इन्होंने संवैधानिक दर्जा पंचायती राज व्यवस्थाओं को दिलाने के लिए सिफारिश की थी। ठीक है ना। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं, भू सर्वेक्षण तथा भू सर्वेक्षण यंत्र। अब यहाँ से स्टार्ट होता है लेखपाल में जो शब्द यूज किए जाते हैं बेसिकली तहसीलों में चकबंदी लेखपाल के द्वारा, तो उन सब शब्दावलियों को हम लोग पढ़ेंगे। भू सर्वेक्षण एवं भू सर्वेक्षण यंत्र। भू सर्वेक्षण मतलब भूमि को मापना, बेसिकली भूमि को सर्वेक्षण करना, इंस्पेक्शन करना कि क्या है ये सब। तो भू सर्वेक्षण का अर्थ है भूमि के धरातल पर स्थित बिंदुओं की मापतौल करना। भू सर्वेक्षण यंत्र में भू सर्वेक्षण यंत्र और माप की महत्वपूर्ण भूमिका है। भू सर्वेक्षण की प्रमुख यंत्र और माप निम्न है। पहला है जो यंत्र द्वारा, जैसे आप जरीब कहते हैं, देखते नहीं है कि आप लोग जब चेकबंदी होती है तो लेखपाल के हाथ में एक चैन टाइप में कुछ होता है, तो उसे ही जरीब कहा जाता है। पहला पॉइंट हो जाएगा जरीब। दूसरा है भूमापन सर्वेक्षण द्वारा। तो ये 2 टाइप हैं मापन करने के। पहला पॉइंट है यंत्र जरीब, मतलब यंत्र द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई कुछ चीज़ है जिससे आप मापते हैं, तो उसे बेसिकली लेखपाल की भाषा में कहा जाता है कि जरीब। लंबाई मापने की, यह एक लंबाई मापने की इकाई होती है जरीब। यह एक जंजीर नुमा यंत्र होता है। इसमें छोटी छोटी कई सारी कड़ियाँ होती हैं, एक चेन टाइप में होता है। इसकी मानक लंबाई 66 फीट या 22 गज या 4 लट्ठें होती है। यह कड़ियों में बटी हुई होती हैं या लोहे अथवा स्टील की बनी होती हैं, जिसमें अलग अलग माप के टुकड़े, जैसे आप कड़ी कहते हैं, टुकड़े लगे होते हैं। जरीब मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखें कि जरीब कितने प्रकार की होती हैं। तो ये 5 प्रकार की होती हैं। इनमें 5 का नाम प्रकार दिया गया है, इनका क्या क्या कार्य है। तो पहली जरीब जो है वो है गंटर जरीब। इसकी लंबाई 64 फीट से लेकर 132 फीट तक होती है। 64 फीट से लेकर के 132 फीट तक एक गंटर जरीब है। दूसरी जरीब है रेवेन्यू जरीब। यह 33 फीट लंबी होती है। इसमें 16 कड़ियाँ होती हैं। इसकी जो लंबाई है वो 33 फीट ही होती है। यह रेवेन्यू जरीब है। अगली जरीब है इंजीनियर जरीब। यह 100 फीट लंबी होती है। इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं, मतलब पर कड़ी 1 फीट की होती है। इसे इंजीनियर जरीब कहा जाता है। अगली जरीब का नाम है मीटर जरीब। यह 20 या 30 मीटर लंबाई होती है। इसमें भी 100 कड़ियाँ होती हैं। प्रत्येक 5 मीटर पर एक टैग लगा होता है। इसका प्रयोग ज़्यादा बढ़ रहा है। वर्तमान में जो मतलब जंजीर यूज की जाती है, जो जरीब यूज की जाती है, वो मीटर जरीब ही है, आप लोग देखते होंगे। और अगली जरीब का नाम है शाहजहानी जरीब। यह सबसे बड़ी जरीब होती है और इसकी लंबाई 165 फीट होती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन क्या बनेंगे, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ी जो जरीब है वो कौन सी है और सबसे छोटी जरीब कौन सी है, जरीब के कितने प्रकार हैं, कौन सी जरीब किस काम में आती है। तो सबसे बड़ी जो जरीब है वो हो जाएगी शाहजहानी जरीब, और सबसे छोटी जो जरीब होगी वो होगी रेवेन्यू जरीब। आप लोग देख सकते हैं कि सबसे बड़ी जो शाहजहानी जरीब है इसकी लंबाई 165 फीट है, और जो रेवेन्यू जरीब है इसकी लंबाई 33 फीट है। जो सर्वाधिक प्रयोग की जाती है वो है मीटर जरीब। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं, जरीब में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख सामग्री। अच्छा, जरीब में क्या क्या प्रयुक्त किए जाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हो जाएगा सुआ, फीता, खूंटी, आरेखन दंड, अधलंब स्तंभ, लैब, गुनिया, साहुल।
ये सभी वर्ड हैं। आप लोग साहुल तो देखे होंगे। साहुल होता क्या है कि बेसिकली जैसे एक लट्टू टाइप में होता है, इसमें एक डोरी भी बंधी होती है, ये सेंटर के लिए होता है। फीता आप जैसे आप इंची टेप कह सकते हैं, फीता होता है बेसिकली। आरेखन दंड एक छोटी सी पट्टी टाइप में होती है। खूंटी, सुआ, ये सभी जो जरीब मापा जाता है उसके लिए उसमें ये सभी चीज़ प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है। जरीब फीता सर्वेक्षण ये क्या होते हैं? किसी भूभाग के सर्वेक्षण के लिए भूमापन के लिए आवश्यक प्रमुख यंत्रों में जरीब का सर्वप्रथम स्थान है। इरेज कर दें पहले। जो जरीब मापन में मतलब यूज़ किया जाता है उसमें मतलब भूमि पैमाइश के लिए जो जिसका सर्वाधिक उपयोग होता है, जिसको सर्वाधिक आप कह सकते हैं कि यूज होता है, तो वो है जरीब। अगर जरीब के बिना आप भूमि पैमाइश कर नहीं सकते हैं। जरीब एक प्रकार का फीता या चेन होती है। इसमें लोहे या इस्पात से निर्मित कड़ियाँ एक दूसरे के छल्लों के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं। छल्ला जैसे जरीब की कड़ियों के एक दूसरे से जोड़ने के अतिरिक्त जरीब की लंबाई को घटाने बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। जरीब में इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर की नाप को एक गट्ठा भी लगा होता है, जो लंबाइयाँ मतलब छोटी लंबाई नापने के भी प्रयोग किया जाता है। जो जरीब होती है उसमें बेसिकली होता क्या है कि छोटी छोटी कड़ियाँ होती हैं और उस कड़ियों को जो ऐड होता एडिंग पॉइंट होता है उसमें छल्ला के सारे ऐड किया जाता है और वो उसमें जो है कुल नाप के 10वें अंश के बराबर नाप का एक छोटा सा पॉइंट टैग लगा हुआ होता है। उस टैग के द्वारा, उस पॉइंट के द्वारा आप लोग जरी को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके द्वारा जो छोटी लंबाइयाँ होती हैं उसको मापने के काम किया जाता है। जरीब मापन में प्रयुक्त तकनीकी सब कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो मापन में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे जरीबी लाइन क्या होती है? तो जरीबी लाइन हो जाएगा बेसिकली कि जो सेंटर से नापी जाती है, केंद्र से एकदम भूमि मतलब जो भूमि होती है उसके सेंटर से जो नापा जाता है वो होता है जरीबी लाइन। जरीबी पैमाइश के अंतर्गत क्षेत्र के लगभग केंद्र से गुजरने वाली आर पार जो लाइन होती है उसका विशेष महत्व होता है। इसकी माप समतल अत्यधिक सही होनी चाहिए तथा 2 या 3 बार नाप को शुद्धता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। इस आधार लाइन की शुद्धता पर त्रिभुज और बहुभुज छेद का निर्माण होता है। यह जरीबी लाइन बिल्कुल सीधी, अधिकतम लंबी तथा यथासंभव खुली समतल भूमि पर खींचनी चाहिए। जो जरीबी लाइन होती है ये एक फ्लैट कह सकते हैं आप कि वर्गाकार है या आयताकार भूमि है और एकदम समतल है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आगे। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जो एग्ज़ाम्स में वो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि पहला क्वेश्चन है, ग्राम संरचना की सोपानिक इकाई के क्रम में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? देखो ऊपर क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि ऋग्वेद में सर्वप्रथम ग्राम का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 4 नीचे दिए गए ऑप्शन उनमें से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जन, दूसरा ऑप्शन विष, तीसरा ऑप्शन है राज और चौथा ऑप्शन है ग्राम। तो ग्राम तो होगा ही, मतलब ग्राम तो इसका आंसर होगा ही नहीं क्योंकि इसका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, जन का, विष का, राज्य का या ग्राम का। सो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का राज्य, क्योंकि ऋग्वेद में राज्य की ऐसी कोई वर्ड मतलब शब्द की कोई संकल्पना नहीं की गई है। जो ग्राम है, ग्राम लोगों से ही बनता है। जन से मिलकर के विश्व का निर्माण होता है, विश्व से मिलकर के ग्राम का निर्माण होता है। तो राज्य की कोई संकल्पना नहीं की गई, जिसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य। यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, राइट आंसर हो जाएगा इसका राज्य। अगला पॉइंट है, कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य भारतीय संविधान की किस अनुसूची का विषय है? कृषि एवं कृषि संबंधी जो कार्य हैं भारतीय संविधान के किस अनुसूची का विषय है? ऑप्शन ए दिया है राज्य सूची, ऑप्शन बी है केंद्र सूची, यहाँ पे पेन देखता हूँ मैं रेड ग्रीन,
कृषि संबंधी जो कार्य है भारतीय संविधान की किस अनुसूची का विषय है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य सूची, ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्र सूची, ऑप्शन सी हो जाएगा समवर्ती सूची, या नन ऑफ दिस। देखो सूची तो 3 ही है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो चौथा तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो संविधान का किस अनुसूची का विषय किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। मैंने अभी ऊपर बताया था कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें गांव के अधिकतर लोग कृषि से संबंधित हैं, तो प्राथमिक जो कृषि था वो राज्य सूची का विषय है। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पंचायती समिति के सदस्य क्या होते हैं? आगे डैश दिया। पंचायती समिति के सदस्य क्या होते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं या पंचायत के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं? तीसरा पॉइंट है जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और चौथा पॉइंट है खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। तो आप लोग अपना आंसर गेस करें क्या होगा। जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो बेसिकली उनका जो चुनाव होता है वो कैसे, मतलब उस पोस्ट पर कैसे आते हैं ग्राम प्रधान के रूप में। तो आप लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। हमारे संविधान में 2 तरह की व्यवस्था की गई चुनाव के लिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जिसे जनता सीधे रूप से चुने वो प्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है, जिसे जनता न चुने, जनता के द्वारा चुने गए सदस्य उस प्रतिनिधि का चुनाव करें तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पेटिस सॉफ्टवेयर भारत सरकार द्वारा कब जारी किया गया था? जो क्वेश्चन है ये पेटिस भारत सरकार द्वारा कब जारी किया गया था? वर्ष 2003 में, वर्ष 2007 में, वर्ष 2004 में, या वर्ष 2005 में? आप लोग राइट आंसर करें इसका। पेटिस सॉफ्टवेयर जो है ये एक भूमि से संबंधित सॉफ्टवेयर है, भूमि पैमाइश से संबंधित है। इसे भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया था या कब स्टार्ट किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2005। आप लोग नोट डाउन करें कि वर्ष 2005 में पेटिस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले जो कार्य हैं निम्नलिखित में से वर्णित हैं, किस अनुसूची में वर्णित हैं? जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था उसके द्वारा जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया ग्राम पंचायतों को, वो किस अनुसूची में कहा गया है? बेसिकली यही क्वेश्चन होगा इसका। 11वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 13वीं अनुसूची में, या 12वीं अनुसूची में? आप लोग इसका राइट आंसर करें। देखो भारत के संविधान में 12 अनुसूची का मतलब अनुसूचियों का उल्लेख है, तो ऑप्शन सी तो इसका हो ही नहीं सकता। 13वीं अनुसूची ये तो पहले ही काट दो, आप एलिमिनेट कर दो। अब बचा 11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची, जिसमें ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा मतलब ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है। 10वीं अनुसूची में क्या किया गया है? 10वीं सूची में किया गया कि ये दल बदल से संबंधित है। 12वीं अनुसूची ये नगर पंचायत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्यों बार बार आ रहा है? अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है? एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते आप। भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4,33,000, ऑप्शन बी दिया है 5,10,000, ऑप्शन सी दिया है 2,70,000, और जो ऑप्शन डी दिया है 6 लाख से अधिक। तो एग्जैक्ट तो गांव है नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 लाख से अधिक। भारत में कुल गांवों की संख्या 6 लाख से अधिक है, जिसमें लगभग 70 से लेकर 72% आबादी भारत की गांव में ही निवास करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 लाख से अधिक। हम लोग अगले क्वेश्चन के मूव करते हैं। भूमि मानकों के अनुसार
सीमांत जोत का आकार क्या होता है? भूमि मानकों के अनुसार सीमांत जोत का आकार क्या होता है? 1 हेक्टेयर से कम, ऑप्शन बी है 1 से 4 हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 4 से 10 हेक्टेयर, या ऑप्शन डी है 10 हेक्टेयर से अधिक। क्वेश्चन है कि जो सीमांत जोत का आकार है उसका एरिया कितना होता है जिसे आप सीमांत जोत कह सकते हैं? सो राइट आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम। जिस भी किसान का 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उसको सीमांत जोत किसान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए दिया है कि ग्रामीण रखरखाव, ऑप्शन बी है न्यायिक पुनरीक्षण, ऑप्शन सी है निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। बेसिकली क्वेश्चन पूछा है कि इसमें जो पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उसमें क्या नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का न्यायिक पुनरीक्षण। जो मतलब जजमेंट की जो शक्ति प्रदान की गई है वो फाइनली कोर्ट में ही होगा। अगर ग्रामीण को कैसे मैनेज करना है तो ग्राम पंचायत को इसका अधिकार दिया गया है। गरीबी को कैसे दूर करना है तो उसके लिए ग्राम पंचायतों को कोई अधिकार दिया गया है। उसके तहत उनको भारत सरकार द्वारा ग्राम सरकार राज्य सरकार द्वारा पैसा एलोकेट किया जाता है जिसके दौरान वो गाँव में विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन उनको जो न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है वो उन्हें नहीं प्रदान किया गया है ग्राम प्रधान को। अगला क्वेश्चन है, समावेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दिया है आरक्षित वर्ग की सुविधा, ऑप्शन बी है जाति विषमता, ऑप्शन सी है नकदी संचरण, और ऑप्शन डी है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। समावेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए दिया है आरक्षित वर्ग की सुविधा, ऑप्शन बी है जाति विषमता, ऑप्शन सी नकदी संचरण, एंड ऑप्शन डी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। ये समावेशन का अर्थ हो जाएगा कि जो ग्राम के लास्ट व्यक्ति है उस तक भी अगर सुख सुविधाएं पहुंच रही हैं तो उसे ही कह सकते हैं कि समन्वय तरीके से सारा काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए पीके थुंगन समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन सी राव कमेटी, एंड ऑप्शन डी अशोक मेहता कमेटी। पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था मतलब किस समिति के सलाह पर किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीके थुंगन समिति। ये समिति वर्ष 1988 में आई थी और इन्होंने सिफारिश की थी कि जो ग्राम पंचायतें हैं इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा माननीय पी.वी. नरसिम्हा राव जी के सरकार में वर्ष 1992 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बलवंत राय मेहता समिति जो है ये वर्ष 1956 में आई थी और प्रथम बार इन्होंने मतलब जो स्ट्रक्चर है बनाया था त्रिस्तरीय समिति का। बलवंत राय कमेटी अशोक मेहता जो कमेटी है इन्होंने द्विस्तरीय ग्राम पंचायत की सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना किस जिले से प्रारंभ हुई थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना जो प्रारंभ की गई थी किस जिले से स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन ए लखनऊ एवं रायबरेली, ऑप्शन बी इलाहाबाद और प्रतापगढ़, ऑप्शन सी ललितपुर और झांसी, एंड ऑप्शन डी सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आप लोग करें। उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी योजना प्रारंभ की गई थी वो सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन डी सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर। तो उत्तर प्रदेश अपनी यूपी में जो चकबंदी की स्टार्टिंग की गई थी वो सुल्तानपुर से और मुजफ्फरनगर से स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि वह राज्य कौन सा है जिसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया था। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी राजस्थान। ये तो मैंने कई बार बता चुका हूँ ऊपर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। ओके। वर्ष 1959 में नागौर, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज को स्टार्ट किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस पर इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। वो पहला राज्य था जिसने पंचायती राज को स्वीकार किया था, लेकिन प्रैक्टिकल के तौर पे सबसे पहले आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है, चकबंदी शब्दावली संबंधित है। जो चकबंदी शब्दावली है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा भूमि के विखंडित जोत को एक रूप देने के लिए। ऑप्शन बी है भूमि के एक रूप को विखंडित करने के लिए। ऑप्शन सी बिचौलियों की भूमिका का अंत करने के लिए। एंड ऑप्शन डी बटाईदारी की दर निश्चित करने के लिए। आप लोग इसका राइट आंसर करें, गेस करें कि चकबंदी शब्दावली जो है ये किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चकबंदी का बेसिक तात्पर्य है कि जो आपकी भूमि, जो आपके खेत हैं यहाँ वहाँ अगर हैं कहीं दूर दूर, तो उसको एक जगह इकट्ठा किया जाए, उसे चकबंदी कहा जाता है। विखंडित करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो चकबंदी जो शब्दावली से संबंधित है भूमि को विखंडित जोत को एक रूप देने के लिए। आप लोग देखे होंगे कि आपके होता है ना कि चकबंदी स्टार्ट हो गई है, तो उसमें होता है कि जो चकबंदी लिखवाल होते हैं उसके हाथ में जरीब वगैरह होती है, उसके द्वारा जो आपके खेत यहाँ वहाँ मतलब छिटके हुए होते हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह दिया जाता है, उसी को चकबंदी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भूमि के विखंडित जोत को एक रूप देने के लिए चकबंदी शब्दावली को प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल गांव कौन सा है? अभी मैंने ऊपर बताया था। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल गांव निम्नलिखित में किस राज्य में है? ओके। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर आप लोग करें कि भारत का पहला जो पूर्ण डिजिटल गांव है वो किस राज्य में है? गुजरात में है, राजस्थान में है, उड़ीसा में है या उत्तर प्रदेश में? तो राजस्थान का नागौर जिला तो हो जाएगा, पंचायती राज की स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। यूपी का ऊपर कोई उल्लेख किया नहीं गया था, उड़ीसा का भी नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात का गांव जो पूर्ण तरह से डिजिटल गांव है। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, आगे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में कि जो बलवंत राय मेहता जी समिति आई थी वो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या उसमें प्रावधान किए गए थे? ऑप्शन ए जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थानों का गठन होना था। ऑप्शन भी दिया है केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का गठन होना था। ऑप्शन सी केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था। या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इन्होंने त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की संकल्पना की थी। इसके तहत जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों की पंचायती राज संस्थानों का गठन होना था। और जो द्विस्तरीय समिति थी वो अशोक मेहता जी के
अशोक मेहता जी के द्वारा लाई गई थी। इसमें केवल जिला और मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का गठन होना था। और जो ऑप्शन सी दिया है केवल जिला स्तरीय, इसका कोई मतलब आया ही नहीं था, इनमें ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पटवारी व्यवस्था का प्रारंभ किस शासक के शासनकाल में हुआ था? पटवारी व्यवस्था का प्रारंभ किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी या ऑप्शन डी बाबर। आप लोग राइट आंसर करें। पटवारी व्यवस्था का प्रारंभ किस शासक के शासनकाल में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, अकबर, शेर शाह सूरी या बाबर। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। इनका टाइम पीरियड था 1540 से 1554 के बीच में। सूरी वंश के टाइम पीरियड था और उसके जो एक शासक थे शेर शाह सूरी, इन्हीं के शासनकाल में पटवारी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेर शाह सूरी जी ने करवाया था, जिसे आप जीटी रोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी रोजगार को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देना एंड ऑप्शन डी लोगों को विकास मूलन प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग करें, कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को विकास मूलन प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पारिवारिक कानूनी भू दस्तावेज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सजरा, ऑप्शन बी खतौनी, ऑप्शन सी खसरा एंड ऑप्शन डी चकबंदी। तो पारिवारिक जो कानूनी भू दस्तावेज होते हैं उसको क्या कहा जाता है? आप लोग घर में अक्सर क्वेश्चन है, पारिवारिक कानूनी भू दस्तावेज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सजरा, ऑप्शन बी खतौनी, ऑप्शन सी खसरा एंड ऑप्शन डी चकबंदी। तो आप लोग अपने घर पे सुनते होंगे ना कि यार उस प्रॉपर्टी का पेपर कहाँ है, तो उसे क्या कहा जाता है? आप लोग गेस करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खतौनी। जो परिवार के कानूनी दस्तावेज देते हैं उसको खतौनी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे स्वच्छ जो गांव है वो किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। अब ऑप्शन दो बचे हैं, एक है गुजरात और एक है मेघालय। तो इसका राइट आंसर इन दोनों में से कोई होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। तो गेस करो आप लोग क्या हो सकते हैं। जो सबसे स्वच्छ ग्राम है वो भारत क्या एशिया का सबसे स्वच्छ गांव वो किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। और जो ऑप्शन ए है गुजरात, यहाँ का जो गांव है वो पहला गांव है जो पूरी तरह से डिजिटल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? ये 4 समितियों का नाम दिए गए हैं और इन समितियों में कौन सी समिति ऐसी है जो पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित नहीं है? ओके, ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी रंगराजन समिति, ऑप्शन सी संथानम समिति एंड ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। इनमें से हमने अभी ऊपर 5 समितियों का नाम बताया था, तो उसमें से 3 समितियों का नाम इसमें दिया गया है और एक समिति अलग है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रंगराजन समिति। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है।
सो ये फाइनली हम लोग एंड पे आ चुके हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल हुआ होगा, इम्पोर्टेंट लगा होगा। यदि वीडियो आपको समझ में भी आया ना, इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ही, मतलब कह सकते हैं सब्सक्राइब करना ही ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन की आपको ज़रूर मिल जाए बेल आइकन प्रेस करने पर। ये जो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए हैं ग्रामीण विकास की, ये बेसिकली लेखपाल के लिए ही यूज़फुल है और बाकी एग्ज़ाम में इसका कोई काम तो होता नहीं। तो लेखपाल में एक ग्रामीण परिवेश करके महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उसकी ये अगली सीरीज़, आई थिंक ये तीसरी सीरीज़ है जो हम लोग डिस्कस किए हैं अभी। और ऐसे ही आप लोगों को कंटिन्यू वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं इतना बता रहा हूँ कि आपको लेखपाल एग्ज़ाम होने से पहले जितने भी ग्रामीण परिवेश से संबंधित कह सकते हैं कि टॉपिक्स हैं ग्रामीण विकास में, तो उन सभी को मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे का, ठीक है ना। ग्रामीण विकास के लिए अगर आपको वीडियोस डेली चाहिए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो क्या थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।